guys, how are you? I hope you all are fine. Guys, this is Umme Hiba and you are most welcome in our YouTube channel Lok Sabha Academy. Guys, today it will be very special class because we will discuss about a very important topic and the topic is historical introduction of Jharkhand. जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी इस क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो सबसे पहले दोस्तों, झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि झारखंड का अर्थ समझ लें। वो इसलिए क्योंकि हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हमें झारखंड का एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा है जो कि आप सबको भी पता होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड का वास्तविक मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले झारखंड को दो भागों में संधि विच्छेद करेंगे। ये देखिए, करते हैं अभी झार प्लस खंड। तो इसका मतलब क्या होता है? झार का मतलब होता है झाड़, या तो फिर झाड़ी, या तो फिर वन होता है। उसके बाद ये जो खंड दिख रहा है इसका मतलब होता है प्रदेश या तो फिर भूमि। क्या होता है? प्रदेश या तो फिर भूमि। यानी कि झारखंड का वास्तव में मीनिंग क्या निकल करके आया यहाँ पे? वन प्रदेश। झारखंड क्या है? तो एक वन प्रदेश है। तो ये निकल करके आया झारखंड का एक्चुअल मीनिंग, यानी झारखंड जो है वन प्रदेश है। यानी कि झारखंड में बहुतायत मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो वन पाए जाते हैं। झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य है, यानी कि यहाँ पे अधिकतर जनजातियां ही निवास करती है। यूं तो झारखंड में बहुत सारे विद्रोह व आंदोलन हुए हैं। झारखंड बिल्कुल भी विद्रोहों व आंदोलनों से अछूता नहीं रहा है, लेकिन यहाँ की विंध्यन और कैमूर की पर्वतों ने हमेशा से झारखंड को सुरक्षित महसूस कराया है। यानी इन पर्वतों की वजह से झारखंड ने अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सुरक्षित महसूस किया है। अब हम लोग इसके कुछ राजवंशों के बारे में जानेंगे कि झारखंड में कौन कौन से राजवंश आते हैं और किस क्रम से आते हैं और अपना साम्राज्य विकास करते चले जाते हैं झारखंड में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं आगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ खास बात बता देना चाहती हूँ कि गौड़ शासक शशांक और गुप्त शासक, इनके द्वारा किसी अन्य शासकों ने यहाँ पे अधिकतर समय तक शासन व्यवस्था अपनी नहीं स्थापित की थी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी जानेंगे कि मध्यकाल में जो है किस प्रकार से क्षेत्रीय राजवंश उभर करके आते हैं, और क्षेत्रीय राजवंश के बाद फिर से सल्तनत काल आता है, उसके बाद फिर मुगल काल, उसके बाद फिर मराठों का आगमन हो जाता है, उसके बाद अंग्रेज का। तो चलिए सीरीज वाइज को हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स अब आने वाले हैं यही सब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अभी मैं आप लोगों को इसके बेस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं मध्यकाल में जो है सबसे पहले कौन आते हैं झारखंड में? तो क्षेत्रीय राजवंश उभर करके आते हैं। तो चलिए देखिए, क्षेत्रीय राजवंश। तो सबसे पहले झारखंड में जो है मध्यकाल में कौन आते हैं? तो क्षेत्रीय राजवंश आते हैं। अब इन क्षेत्रीय राजवंशों में कौन कौन आ गए? तो वो आ जाते हैं, ये देखिए, छोटा नागपुर खास के नागवंश। छोटा नागपुर खास के नागवंश आते हैं। उसके बाद इन क्षेत्रीय राजवंशों में पलामू के रक्सेल वंश आते हैं। पलामू के रक्सेल वंश आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? तो सिंहभूम के सिंह वंश आते हैं। इन्हें ही क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है। तो ये देखिए, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में, तो इन्हें ही क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है। जो कि कौन कौन है? तो वह है छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के रक्सेल वंश और सिंहभूम के सिंह वंश। ये जो है झारखंड में पूरी तरह से उभर करके आते हैं और अपना साम्राज्य विकसित करते चले जाते हैं। और इसके जस्ट बाद अन्य क्षेत्रीय राजवंश आते हैं, जैसे कि पलामू में चेर वंश आ जाते हैं इसके अन्य क्षेत्रीय राजवंशों में। उसके बाद ढालभूम के ढाल वंश आते हैं, फिर रामगढ़ के राय वंश आते हैं। तो वो अन्य क्षेत्रीय राजवंश हो गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है क्षेत्रीय राजवंशों में, जो कि तीनों हैं। इसके जस्ट बाद क्या होता है कि सल्तनत काल उभर करके आता है। यानी ये क्षेत्रीय राजवंश उभरे हुए थे, लेकिन इन्हें दबा दिया जाता है। और दबाते कौन है?
तो सल्तनत काल में झारखंड में बाहरी छिटपुट आक्रमण होते थे। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल का जो काल रहा है वो कब से कब तक रहा है दोस्तों? तो वो रहा है 1206 से लेकर के 1526 तक, ये सल्तनत काल रहा है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सल्तनत काल में जो है झारखंड में किस प्रकार से आक्रमण हुए और कहाँ कहाँ पे हुए। तो यहाँ पे आते हैं एक, वो देखिए उड़ीसा के कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा के कपिलेंद्र गजपति जो हैं वो आक्रमण करते हैं कहाँ पे? तो संथाल परगना में आक्रमण करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नाम सुना ही है सल्तनत काल के मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं अपने काल में। तो ये जो एमबीटी है, एमबीटी मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसके जो सेनापति रहते हैं तो कौन रहते हैं? मलिक बया रहते हैं। मलिक बया जो है आक्रमण करते हैं झारखंड के कौन से जिले में? तो हजारीबाग जिले में। एमबीटी के सेनापति मलिक बया जो है कहाँ पे आक्रमण करते हैं? तो हजारीबाग में करते हैं, झारखंड के एक जिले में आक्रमण करते हैं। और उड़ीसा के जो कपिलेंद्र गजपति हैं वो संथाल परगना पर आक्रमण करते हैं। इसके बाद फिर जयदेव सिंह आते हैं, जो जयदेव सिंह यही सल्तनत काल के ही हैं। वे क्या करते हैं कि 13वीं सदी में अपने आप को स्वयं को झारखंड का एक शासक घोषित कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आदिल शाह द्वितीय आते हैं और वह झारखंड में अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजते हैं और स्वयं भी आते हैं और एक पदवी से अपने आप को नवाजते हैं। और वो पदवी क्या है? तो वो पदवी है झारखंडी सुल्तान। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता है? झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। अब ये जो है क्षेत्रीय राजवंश दब गए और उभर करके सल्तनत काल आए, और सल्तनत काल के भी जो शासक हुआ करते थे, राजवंश जो थे इसके, वो धीरे धीरे दबने लगते हैं। और फिर इसके जस्ट बाद कौन सा काल आ जाता है? तो वो देखिए इसके बाद मुगल काल का आगमन होता है। तो मुगल काल का जो काल रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो 1526 से लेकर के 1707 तक रहा है। मुगल काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अकबर के बारे में। ये तीसरे नंबर के राजा थे और इनके 30वें वर्ष में जो है झारखंड और इस मुगलों के बीच जो है वो संपर्क स्थापित हुआ था। दोनों के बीच जो है बहुत ही अच्छे संपर्क स्थापित हुए थे। और वो जो किस प्रकार के संपर्क स्थापित हुए थे वो देखते हैं कि ये जो है अकबर के काल में उड़ीसा और बिहार में सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। और उन सूबेदार, वो जो सूबेदार होते थे वो कर लेते थे। तो किनसे कर लेते थे? ये देखिए, ये जो क्षेत्रीय राजवंश हैं, छोटा नागपुर खास के नाग वंश, पलामू के रक्सेल वंश और सिंहभूम के सिंह वंश, ये जो तीनों क्षेत्रीय राजवंश हैं ये किन्हें कर देते थे? तो इस मुगल काल के सूबेदारों को, यानी बिहार और उड़ीसा के सूबेदारों को कर दिया जाता था इन क्षेत्रीय राजवंशों के द्वारा। लेकिन फिर क्या होता था, ये जो क्षेत्रीय राजवंश कर देते थे और दूसरे वर्ष भी कर देने की हामी भर लेते थे। बट यदि क्या होता था कि यदि ये जो मुगल सूबेदार होते थे, उड़ीसा और बिहार के सूबेदार, यदि वे एक तरह से इसमें जो है दबाव कम कर देते थे, तो क्या होता था, ये जो क्षेत्रीय राजवंश है ये कर देना बंद कर देते थे। अब दोस्तों ये रहा मुगल काल के बारे में। उसके बाद जो है मुगल काल के जो सूबेदार होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उनकी जो पकड़ होती है झारखंड में वो कमज़ोर हो जाती है। उसके जस्ट बाद क्या आता है, तो आइए देखते हैं, मराठों का आगमन होता है, मराठा काल आ जाता है। तो मराठों का जो आगमन रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो 1741 से लेकर के 1803 तक रहा है। तो मराठे आ जाते हैं और ये पूरी तरह से आप हमारे झारखंड में फैलेंगे। उससे पहले क्या आ जाता है,
कि अंग्रेज यहाँ पे आक्रमण करने लगते हैं। अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। इनका साया मंडराने से पहले क्या हो जाता है, अंग्रेजों का साया यहाँ पे मंडराने लगता है। और अंग्रेज का काल जो है कब से कब तक रहता है, तो देखिए वो रहता है 1767 से लेकर के 1837 तक। यानी अंग्रेज यहाँ पे आ जाते हैं और अंग्रेजों का शासनकाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों का झारखंड में जो है आक्रमण या तो फिर आगमन जो है कब हुआ और कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो अंग्रेजों का आगमन रहा है वो 1767 में रहा है झारखंड में। और कहाँ से रहा है, किस ओर से रहा है, तो सिंहभूम की ओर से रहा है। यानी ये जो अंग्रेज आए वो किस ओर से आए थे, झारखंड में प्रवेश किए थे तो सिंहभूम की ओर से किए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजों के आ जाने के बाद हम लोगों को पता ही है कि कितने जुल्म ढह जाते हैं पूरे भारत में। और यहाँ पे झारखंड की जनजातियों के साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता है और दुर्व्यवहार किया जाता है इन अंग्रेजों के द्वारा। और इस वजह से बहुत सारे विद्रोह व आंदोलन छेड़े जाते हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच होता है। फिर हुल उलगुलान आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, जो कि कब से कब तक होता है, तो वो 1899 से लेके 1900 के बीच होता है। तो इस तरह से झारखंड में विद्रोह होने लगते हैं। झारखंड में विद्रोह होने लगते हैं किसके विरुद्ध, तो अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगते हैं। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह होता है पूरे भारत में होता है और झारखंड भी इसमें अछूता नहीं रहता है। झारखंड के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और फिर गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन व विद्रोह होते हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। फिर क्या होता है, फिर 1947 में अंततः भारत जो है पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। यानी हमें आज़ादी कब मिलती है, तो 1947 में मिलती है। अब भारत के आज़ाद होने के बाद क्या होता है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो है छिड़ जाता है। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कुछ आंदोलन रहे हैं, जैसे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर आदिवासी महासभा, और फिर अंततः क्या होता है, जेक का गठन होता है। और जेक का गठन होता है यानी झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद का गठन होता है। और फिर क्या होता है, हमारे झारखंड का निर्माण होता है। यानी कि ये जो आप लोग जेक देख रहे हैं, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद, इसी के बेस के आधार पर हमारे झारखंड का निर्माण होता है। और झारखंड का जो निर्माण कार्य है वो कब पूरा किया जाता है, तो वो किया जाता है 15 नवंबर को। ये देखिए 15 नवंबर 2000 को किया जाता है झारखंड का निर्माण। और कितने राज्य के रूप में किया जाता है, तो 28वें राज्य के रूप में किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी 28वां क्रम नहीं है झारखंड का, अभी 27वां हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी जो राज्य का दर्जा उससे छीन लिया गया है और क्या बना दिया गया है उसे, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये रहा आज का हमारा सीरीज, और इसी सीरीज को हम लोग आगे के क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस करते चले जाएंगे। जो ये है अभी हम लोग फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप सबको याद हो जाए अच्छे तरह से। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने जाना झारखंड के अर्थ के बारे में। क्या है झारखंड का अर्थ, तो वन प्रदेश है। उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश उभर करके आते हैं यहाँ के राजवंशों के रूप में। तो वो छोटा नागपुर खास के नागवंश होते हैं, पलामू के रक्षेल वंश होते हैं, और फिर सिंहभूम के सिंह वंश होते हैं। उसके जस्ट बाद सल्तनत काल आ जाता है, जो 1206 से लेकर के 1526 तक रहता है। और इसमें जो है उड़ीसा के कपिलेंद्र गजपति जो है सल्तनत परगना पर आक्रमण करते हैं, और एमपीटी के सेनापति जो है मलिक बया वे हजारीबाग पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद जो है जयदेव सिंह अपने आप को 13वीं सदी में क्या एक झारखंड का शासक घोषित कर लेते हैं। उसके बाद आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता है, तो झारखंडी सुल्तान कहा जाता है, और अपने आप को वो झारखंडी सुल्तान के पदवी के नाम से नवाजते हैं। ये बात हो गई। उसके बाद मुगल काल आ जाता है दोस्तों। किस प्रकार से उड़ीसा और बिहार के सूबेदार जो है क्षेत्रीय राजवंशों से कर लिया करते थे। उसके बाद ये जो है साम्राज्य मुगल काल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, और फिर मराठा काल का आगमन होता है। और मराठों के जस्ट आने के बाद अंग्रेज होता है, अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों के आने के बाद फिर किस प्रकार से इतने सारे विद्रोह आंदोलन होते हैं। और फिर देखिए जेक का गठन होता है, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का अंततः निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। तो इसमें और एक चीज इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि ये जो 15 नवंबर आप लोग डेट देख रहे हैं, आखिर 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण कार्य क्यों रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि 15 नवंबर जो है वो बिरसा मुंडा का जन्म दिन है, जन्म दिवस है। वो क्यों है, इसलिए रखा गया है
क्यों रखा गया है? क्योंकि बिरसा मुंडा जो है बहुत ही बड़े आंदोलनकारी रहे हैं और क्रांतिकारी रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करना चाहती हूँ। अब इसके पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के नामकरण को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सबों का धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।